नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने छठी बार की परीक्षा पे चर्चा, गैजेट्स का स्क्रीन टाइम बढ़ने पर जताई चिंता। कहा, आलोचनाओं से विद्यार्थी नहीं हो रहे परेशान। सीएम धामी ने दिया धन्यवाद। उत्तराखंड में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, प्रदेशाध्यक्ष करण महारा ने नेतृत्व में हुई शुरुआत। कहा, बीजेपी ने गंगा जमुना तहजीब को किया बिगाड़ने का काम। जोशीमठ भूधसाव पर आपदा प्रबंधन ने साझा की रिपोर्ट, सचिव रंजीत सिन्हा ने दी जानकारी। कहा, राहत की खबर। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, विभिन्न मांगों को लेकर उतरे सड़कों पर। यात्रियों को भुगतना पड़ा खामियाजा, बुजुर्ग बच्चे हुए परेशान। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, धूमधाम से निकाली गई झाड़ू कोतित यात्रा। 18 फरवरी को होगा केदारनाथ धाम खुलने की तारीख का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगामी आने वाली परीक्षाओं के संबंध में देश के बच्चों से रूबरू हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम के जरिए देश भर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं से जुड़े और उनकी जिज्ञासाओं को उनके सवालों के जवाब के जरिए शांत किया। इस मौके पर काशीपुर में शिवालिंग हॉली माउंट पब्लिक स्कूल अकेडमी नीझड़ा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरह से आज चर्चा हुई है परीक्षाओं के बारे में, हमारे विद्यार्थियों से सीधे सीधे वार्तालाप माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, संभवतः देश में ये पहली घटना होगी। इससे पहले नहीं होगा। यानी कि विचार कहाँ तक है कि बच्चे को स्ट्रेस नहीं होना है, उसे राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए, ठीक तरीके से उसको जिस दिशा में जाता है जाने देना चाहिए। हम उसका विकास कैसे करेंगे? अगर उसके दिमाग में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से परीक्षाओं से घबराता है, डरता है, तो उसकी झिझक मिटानी चाहिए। लक्सर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उनके नेतृत्व में शुरुआत की गई, जिसमें करण महारा सहित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा के द्वारा गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, उसको ठीक करना है। हमारे देश के युवाओं के साथ अग्निपथ लाकर उन्हें ठगने का काम किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे उजागर करना, युवाओं का इंसाफ दिलाना उनका अहम मुद्दा है। गंगा जमनी तहजीब को करना है। हमारी जो संस्कृति के संग खिलवाड़ हुआ है, गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म किया है, उसको ठीक करना है। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी फौज विश्व की तीसरे नंबर की सबसे मजबूत फौज थी, उसको कमज़ोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना लाए हैं, उसका विरोध करना है। स्टेट में अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले जो हैं उसको एक्सपोज करना हमारा लक्ष्य है। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम है, जो भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख को समापन होगा और उसके फॉलोअप कार्यक्रम के रूप में हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सारे देश में प्रारंभ किया है और उत्तराखंड में भी उसकी शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण महारा जी ने हरिद्वार से की है।
पिछले कई दिनों से चर्चा में आए मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड पहुंचे हैं। 2 से 3 दिन की यात्रा पर आए हैं। इसकी कड़ी में उत्तराखंड आए उनका कहना है कि वे उत्तराखंड के संतों को बागेश्वर धाम में होने वाले आयोजनों का आमंत्रण देने आए हैं। ऋषिकेश के 82 क्षेत्र में किसी आश्रम में रुके हैं। वहीं उन्होंने आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात भी की। 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जोशीमठ बूथ धसाव को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जोशीमठ के भवनों में दरारों की संख्या स्थिर बनी हुई है। अब तक कुल 863 भवनों में ही दरारें हैं जो स्थिर है। इसके साथ ही राहत वाली खबर यह है कि पानी के रिसाव में भी कमी आई है। अब पानी का रिसाव घटकर 180 IMP से घटकर 171 IMP हो गया है। उन्होंने बताया है कि अब तक 250 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही 324 परिवारों को 3 करोड़ 84 लाख की धनराशि बांटी जा चुकी है। रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज के लिए सोमवार को शासन स्तर पर हाई लेवल की मीटिंग भी होगी। इसमें राहत पैकेज को लेकर विचार किया जाएगा। आज जो आंकड़े हैं, जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाए गए जो विस्थापित परिवार हैं वो 250 है, 252 से 250, यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या में 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार वो 37 परिवार थे, जो किराए से पे गए थे वो 39 हो गई है। बाकी जो हमारे आंकड़े हैं उसमें जो भूस्वामियों को इंटरिम रिलीफ दी गई है वो 224 परिवार हैं, 3.84, 3 करोड़ 84 लाख रुपए उनको वितरित की गई है। जोशीमठ विकासखंड में एक गांव है थैंग। इस गांव में जाने के लिए पहले किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती थी, लेकिन अब इस गांव में सड़क बन गई है। थैंग गांव के लिए ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि उनकी लंबी मुसीबत से निजात दिलाने का एक रास्ता है। गांव में इस सड़क के बनने के बाद लोगों के चेहरे में मुस्कान दिख रही है। सड़क के बनने से पहले गाँव के बीमार लोगों को डंडी कड़ी के सहारे से मुख्य सड़क तक पहुँचाया जाता था, लेकिन अब ये सड़क उनकी राह आसान कर रही है। यह जो हमारी सड़क है पहले थी नहीं यहाँ पे, तो लोग पैदल जाते थे। कोई बीमार भी हो गया तो उसको भी डंडी कंडी में जाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में घर पे गाड़ी आ रही है। हमें सुविधा तो बहुत मिल रही है, सरकार ने जो किया वो सराहनीय कार्य है, लेकिन गाड़ियाँ आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन पर्यटक अभी भी नहीं आए उस स्थल को देखने के लिए। वहाँ का नाम एक सोना शिखर भी है और चनाब वैली भी है। तो सोना शिखर मतलब उससे ऊपर इतना बढ़िया है वहाँ पे, अगर कोई पर्यटक जाता है, अगर उसको एक बार देखने को वो जगह मिलती है तो वो खुद ही कहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे पर्यटन विभाग ने भी थोड़ा कुछ ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, और गाँव के जितने भी लोग हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। काशीपुर में 2 सड़क हादसों में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दोनों घटनाओं में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहला हादसा गुरुवार देर शाम महाराणा प्रताप चौक पर ROB के ऊपर तब हुआ जब हादसे में 2 बाइक को आमने सामने भिड़ंत के बाद सड़क पर गिरकर ट्रक की चपेट में आने से सुनील कुमार की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दूसरी घटना काशीपुर के काली मंदिर के पास हुई, जिसमें मोहल्ला रजवाड़ा के विनोद शर्मा की बाइक भूसे से भरे ट्रक से टकरा गई, जिसमें विनीता शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विनोद शर्मा घायल हो गए।
देहरादून के पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर कार हादसा, दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, चालक समेत 2 घायल। जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी के कर्मचारी हुए मौत। सतपुली में पौड़ी जा रही थी कार, जखेटी के पास हुआ कार का एक्सीडेंट। पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर कार हादसा। का मुख्य पड़ाव माना जाता है। इसी पांडुकेश्वर में कई देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित है। इसी गांव में भगवान बद्री विशाल जी की 4 महीने शीतकालीन पूजा की जाती है। बता दें कि इस बार भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 27 अप्रैल को 7:10 पर ब्रह्म मुहूर्त में आम श्रद्धालु के लिए खोले जाएंगे। इसकी घोषणा के वक्त पांडुकेश्वर गाँव में घांडू कौथिक का आयोजन भी किया गया। घांडूकोषित सड़कों पर लोगों को इस मेले में गवाह बने और बताते चले कि पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर और भगवान उद्धव का मंदिर है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान कुबेर के मंदिर के सामने से घांडूकौथिक आयोजन किया जाता है। हरिद्वार थाना ज्वालापुर पर कबीर म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड के संस्थापक अब्दुल रज्जाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक में जमा किए गए 2,81,00,000 धनराशि और हजारों अन्य लोगों की जमा राशि लेकर फरार होने के मामले में दर्ज किया गया था। एसएसपी अजय सिंह के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी सीओ ज्वालापुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को अभियोग के त्वरित अनावरण के निर्देश दिए गए थे और 6 टीमों का गठन भी किया गया था, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने अब्दुल रज्जाक और उनके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वसीम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैम और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें। अब्दुल रज्जाक के 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 टीमों का गठन किया गया और उसके बाद में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बैंक में जमा किए गए 2,81,00,000 धनराशि और हजारों अन्य लोगों की जमा राशि लेकर फरार होने का मामला दर्ज किया गया था इनके खिलाफ। एसएसपी अजय सिंह के द्वारा मामले को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई की गई। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दोषी पाए जाने पर पद मुक्त करने के आदेश के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार द्वेषपूर्ण तरीके से विपक्ष के नेताओं के साथ व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में 2 जिला अधिकारियों के द्वारा संबंधित मामले की जाँच की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अब अचानक उन्हें पद से हटा दिया गया है, जो साफ दर्शा रहा है कि सरकार विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने का काम कर रही है। ये राजेंद्र भंडारी जी के और कांग्रेस की सक्रियता से चिढ़कर सरकार ने ये फैसला लिया है और वो चाहती है कि वो दबाव में लेकर राजनीतिक दबाव डाले और जो कांग्रेस के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ ना बोल पाए, इसलिए ये कदम उठाया गया। और लोकतंत्र पर तो बीजेपी का पहले ही भरोसा नहीं, हम आपसे कहते रहे हैं। 9 राज्यों की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार गिराने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है
और वो इसी तरीके के काम करेगा और टॉलरेंस उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। गांधी जी को मारने वाले लोग आज सत्ता पे हैं, तो वो कैसे किसी भी विरोध को झेल सकते हैं, ये समझा जा सकता है। वो किसी भी चीज को लोकतांत्रिक ढंग से ले ही नहीं सकते। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोडवेज बस के लिए घंटों तक बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं को इंतजार करना पड़ा। बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 31 जनवरी से पूरे उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। यात्रियों का कहना है कि अगर हड़ताल करनी है तो उससे पहले सूचना देनी चाहिए थी। बहुत सारी सवारी है यहाँ पे देहरादून के लिए, वे 1-1.5 घंटे से वेट भी कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे हड़ताल है, देहरादून के लिए बसें नहीं है। पर इसका ये है कि या तो पहले नोटिस जारी हो, कुछ एक दिन पहले पता चले सवारी को। अब कुछ जॉब वाले भी यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं और दूर से आ रखे हैं। अब ये हरिद्वार से आए हैं, अब इन्हें जाना है, बच्चा साथ में इनके। अब ये कहाँ हरिद्वार जाएंगे, फिर हरिद्वार से देहरादून जाएंगे। तो इस चीज़ का समस्या का समाधान तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे जो गढ़वाल मंडल परिवहन निगम कर्मचारी एक दिन के लिए कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर चले जाने से पहाड़ी क्षेत्रों के यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण कोटद्वार डिपो के भी पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए बसें नहीं चल पाई है और कई यात्रियों को आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों से डबल किराया वसूला गया। कि मतलब ये तो सरकार की समस्या है। जो हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और अभी तक कोई बस नहीं जा रही, न टैक्सी वाले डबल किराया ले रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और न हमारे पास जो ये उत्तराखंड में ट्रेनें चलती थी वो भी बंद हो गई। तो ये तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि आगे से ये मतलब इस चीज पे विपरीत दिशा में ध्यान दे कि मतलब ये चीजें होनी नहीं चाहिए। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बुधवार गुरुवार को लगातार 2 दिनों तक वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया है। देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, धर्मशाला, पानीपत, लुधियाना, सहारनपुर आदि स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरह से बंद है। इससे यात्रियों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 31 जनवरी की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस बार विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आर पार की लड़ाई को तैयार है। चार रजिस्टर्ड यूनियनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और 15 दिन पहले उसमें नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिन का एक दिन का धरना था टनकपुर, कुमाऊं और आज देहरादून में 27 तारीख को है। 31 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है, जिसमें सारी गाड़ी बंद रहेंगी। इसमें विशेष बात यह है कि सरकार और हमारे मैनेजमेंट की जो मंशा प्राइवेट करने की है रोडवेज को, उसका बहुत जबरदस्त विरोध है। और हमारे यहाँ जो करीब 3-3.5 हजार लोग हैं जो 15 साल के आसपास से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा बार बार। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में बीती 5 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला दिया था। अब 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों को नजर है। वहीं आज सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में रेलवे पीड़ितों का मामला देखकर वरिष्ठ अधिवक्ता कॉल्विन गोजाविन्स हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेलवे द्वारा बनाई जा रही जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल सिद्दीकी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिवक्ता कॉल्विन गोजाविन्स के रेलवे भूमि के ग्राउंड जीरो पर उतरकर निरीक्षण करने का आग्रह किया, जिसके बाद अधिवक्ता कॉल्विन ने मतीन सिद्दीकी के साथ रेलवे द्वारा बनाई जा रही भूमि का निरीक्षण किया।
एक्सपैंड करना है रेलवेज़ को, एक और प्लेटफॉर्म बनाना है, एक रेलवे ट्रैक करना है, जो भी हो, ज़मीन है या नहीं। और अब हमने देखने को मिला, स्पष्टता मिला हमारा केस का। और ये भी देखने का था कि जो बेदखली होने वाला है ये कितना बड़ा एरिया है। और आज देखने को मिला, आश्चर्य हो गया, मैप से मालूम नहीं हुआ कि कितने सारे लोगों की घर तोड़ने वाला है, बहुत बड़ा एरिया है। तो राज्य सरकार और ये हमारा रेलवेज़ थोड़ा हमदर्दी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने एस्टिमेट दिया हाई कोर्ट को कि 50,000 लोग बेदखली होगा, लेकिन हमें लगता है कि 60-70,000 लोग बेदखली होगा। जोशीमठ में निरंतर हो रहे भूधसाव के चलते लोग बीती 27 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुस्साए लोगों ने आक्रोश को इंटर कॉलेज राहे से वेदांत स्कूल तक जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में पूरे पैनखंडा क्षेत्र के लोग रहे शामिल और लोगों की मांग है कि जोशीमठ में प्रभावित हुए परिवारों को उचित मुआवजा राशि मुहैया करवाने के बाद उनका अस्थायी पुनर्वास कर दिया जाए। गुस्साए लोगों ने जमकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर उतर गए। लगभग 2,500 लोगों ने एक आवाज में एनटीपीसी को गो बैक के नारे लगाए और शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद भी दिखाई दिया। पैनखंडा जोशीमठ आज की डेट में परेशान है। पूरे पैनखंडा के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं केवल इसलिए कि जोशीमठ को बचाया जा सके। जोशीमठ को बचाने के लिए जो नीति अभी तक चली है, केवल लोगों के जुबान पर केवल एक बात दिखने में आ रही है कि एनटीपीसी को वापस करो, क्योंकि एनटीपीसी ने ही जोशीमठ की ये स्थिति बनाई है। लोगों का ये मानना है अगर एनटीपीसी के द्वारा जोशीमठ को बचाया जा सकता है तो लोगों का साफ कहना है कि एनटीपीसी को वापस जाना चाहिए, फिर से इस आध्यात्मिक नगरी जोशीमठ को बचना चाहिए। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जिस वजह से इतना बड़ा पैनखंडा सड़कों पर उतर गया है, अगर उसे वापस करना पड़े तो कर देना चाहिए और जोशीमठ के अस्तित्व को बचा लिया जाना चाहिए। जो सरकार है, निकम्मी सरकार है, जो आज 27 दिन यहाँ पर लोगों को हो गए हैं, अभी तक यहाँ की जो जनता है उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही है। आप दौरे पे दौरे कर रहे हैं और यहाँ पर जो जनता तराई कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे आज इस तरह से जो लोग सड़कों पर उतर आई है। अगर एनटीपीसी मारवाड़ी गिरी जो काम कर रही है गरीब और सरकार जिम्मेदारी जल्दी से जल्द इन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करती तो इससे भी ज्यादा जनता और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग। 27 दिनों से जोशीमठ में आंदोलन जारी। जोशीमठ में निरंतर हो रहे भूधसाव के चलते लोग बीते 27 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, 27 दिनों से लोग यहां पर भूधसाव के चलते आंदोलन कर रहे हैं। आज ये आंदोलन कहां तक पहुंचा है? क्या कुछ इनकी मांगे सरकार ने मानी है या नहीं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जोशीमठ की अगर यहाँ पर बात होती है तो जोशीमठ लगातार भू धसाव की जद में है, जहां आए दिन मोटी मोटी दरारें देखने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि अगर यहाँ पर आंदोलन की बात होती है तो आंदोलन लगातार 27 दिनों से जोशीमठ के तहसील प्रांगण में जारी है। और बड़ी बात तो यह है कि आज जोशीमठ में सारे जो स्थानीय लोग हैं, चाहे जोशीमठ के अन्य गांव की बात की जाए, वहां के लोग आज जोशीमठ मुख्य बाजार में पहुंचे। वहां पर लोगों ने जन आक्रोश रैली का वहां पर आयोजन किया और एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी। जी नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आश्वासन को लागू नहीं करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने काशीपुर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को 8 सूत्रीय मांगों का पत्र भेजा है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह के अनुपस्थिति में तहसीलदार यूसुफ अली को भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपा। बीकेयू के काशीपुर अध्यक्ष टीका सिंह सैनी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पूरी तरह सभी फसलों पर लागू किए जाए। ये आज के ज्ञापन में 8 सूत्रीय मांगे हैं।
जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा जी के घर मीटिंग में तय हुई वही यहाँ पर दी गई हैं। पूरे ज़िले में वही मांगे दी गई हैं, पूरे प्रदेश में सबको भेजी गई हैं। उसमें पहले नंबर की मांग है कि एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए पूरी तरह से। अभी अधूरी लागू है, पूरी तरह से हो। हमारे ट्यूबवेलों के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये साल में 3-3 बार रेट बढ़ा रहे हैं बिजली के, वो नहीं बढ़नी चाहिए। इससे किसान को सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा हमारी एक किसानों के आवारा पशु खेतों को नष्ट कर दे रहे हैं, पूरे फसल चौपट कर दे रहे हैं। इनकी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। ऐसा है कि जो मांगे हमने दी हैं ना, ये इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जिनका फैसला हो चुका था किसानों के साथ जो मीटिंग हुई थी, लेकिन ये उनको भी मांगों में अपनी नहीं मानने चाह रहा है। तो हम तो ये पूछते हैं कि ये जो किसानी तय हो गई थी मांगे, उनको नाम मानने का क्या कारण है। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो उसको इन्होंने कहा कि हाँ जब वापस लिया गया तीनों कानून, तो उन्होंने कहा कि हम उसी आपका ये मांगे मानेंगे, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या कौन। अजय सिंह ने जब से हरिद्वार के एसएसपी के तौर पर कमान संभाली है, तब से हरिद्वार को क्राइम फ्री सिटी बनाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही सामाजिक कामों में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एसएसपी हरिद्वार ने हर की पौड़ी में विष्णु घाट को गोद लिया है। अब इसकी देखभाल और साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी हरिद्वार पुलिस के जिम्मे है। एसएसपी अजय सिंह ने विष्णु घाट पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर मंत्रोच्चारण के साथ विष्णु घाट को गोद लिया। जो राष्ट्रीय पर्व हमारा साथ ही साथ बसंत पंचमी का भी पर्व है और बहुत ही पावन दिन है, इसलिए जो है हरिद्वार पुलिस द्वारा जो हमने निर्णय किया कि जो हमारा विष्णु घाट है, जो गंगा घाट से लगा हुआ विष्णु घाट है, उसको एक गोद की तरह हमने लिया है, जहाँ पर हम सफाई का अभियान के साथ साथ यहाँ का ब्यूटिफिकेशन भी करेंगे। यहाँ पर लाइट्स भी लगवा कर इसको थोड़ा और अच्छा बनाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो है पर्यटकों को बैठने के लिए भी कुछ अच्छी व्यवस्था कराएंगे। जो हमारे सबसे संस्थाएं हैं, नगर निगम सबसे मिलकर उसको एक अच्छा और रूप देंगे। साथ ही साथ जागरूकता के हम यहाँ पर तरह तरह के पोस्टर्स लगाएंगे, जिससे कि जो है यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।